हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज़ प्रोनॉय। तो आज करेंगे जो बंगाल टाइगर सीरीज चल रहा है उसका सेट 9 करेंगे। तो जैसे सेट 7, सेट 7 में हम लोग क्या किए थे, सेट 8 में क्या किए थे, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे हम लोग किए थे। सेट 7 में किए थे इलेक्ट्रिकल मशीन, सेट 8 में किए थे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल, एंड सेट 9 में करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करने से पहले एक चीज़ हम बता देते, सेट 7 जो था, सेट 7 में लास्ट एक क्वेश्चन कराया था इलेक्ट्रिकल मशीन का। वो इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन में साउंड का कुछ इशू आ गया था, तो वो क्वेश्चन हम तो सॉल्व करा के निकल गए थे, लेकिन मेरा वीडियो रुक गया था बीच में। तो वो क्वेश्चन आज हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो मेजरमेंट का क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो अभी तक पूरा वीडियो, मतलब आज तो 9th पार्ट है, तो 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और आज का 9th। तो 9 वीडियो आप लोग नहीं देखे तो WBSCTCL JEE MCQ एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और EE MCQ जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरा NHPC के साथ किसी भी एग्जाम के लिए वो वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो पता है। सो चलिए आज का वीडियो लेट ना करके स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो चलिए, जो क्वेश्चन हम बोले इलेक्ट्रिकल मशीन का छूट गया था, मतलब कराए थे, प्रॉब्लम हो गया था, इशू आ गया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन में, एन इंडक्शन मोटर हैज़ ए शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। एक इंडक्शन मोटर है जिसका शॉर्ट सर्किट जो करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू बोल रहा है 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का 5 टाइम्स है क्या, शॉर्ट सर्किट करंट। नेक्स्ट है फुल लोड स्लिप क्या है, 4% दिया है। और इफ द मोटर इज स्टार्टेड बाय ए डॉल स्टार्टर, इट मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगर मोटर यूज़ करता है, मोटर को स्टार्ट किया जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से, सो देन द रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क इज गिवन बाय, ठीक है। तो देखिए जितना भी स्टार्टर होता है, डॉल होता है, स्टार डेल्टा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, जितना भी स्टार्टर यूज़ किया जाता है इंडक्शन मोटर में, सब स्टार्टर का एक छोटा सा हम एक शॉर्ट्स ला देंगे, उसमें स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का कुछ रेशियो का एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला डेरिवेशन करने का टाइम आप लोगों के पास नहीं रहेगा जब आप लोग MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे सब एग्जाम में। तो वो एक हम अलग से शॉर्ट्स दे देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो इन्फॉर्मेशन है क्या बोला है हम लोग देख लेते हैं। पहले जो लाइन देखिए, एन इंडक्शन मोटर हैज अ शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। तो क्या बोला है, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 5 टाइम्स फुल लोड करंट, ये बोला है, ठीक है। IST इज इक्वल टू 5 इंटू IFL। और क्या दिया है, और दिया है स्लिप 4%, 0.04, ठीक है। तो निकालना क्या है, निकालना है आप लोगों को यहाँ पर देन द रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। रेशियो क्या निकालना है, स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायरेक्टली जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का फॉर डॉल स्टार्टर के लिए, इट मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन के लिए, स्लिप इनटू आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये डॉल स्टार्टर के लिए होता है, स्टार डेल्टा के लिए क्या होता है, एंड स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर ये सब के लिए क्या होता है, वो शॉर्ट्स में हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब हम मेरा जो DC मशीन का जैसे शुरू किए थे, अभी टाइम के कारण बंद है, लेकिन जब कंटिन्यू जाएगा उसमें हम सब समझा देंगे क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लिप क्या है, स्लिप है 0.04, और आई स्टार्टिंग अपन आई फुल लोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये तो दिया है इंफॉर्मेशन, क्या दिया है, आई स्टार्टिंग अपन ये IFL को नीचे ला देंगे तो क्या होगा 5। तो आई स्टार्टिंग अपन IFL क्या है 5, तो यहाँ पर क्या होगा 5 होल स्क्वायर। तो क्या होगा 5 स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 25, सो 1। सो व्हाट इज द आंसर, T स्टार्टिंग टॉर्क टू T फुल लोड टॉर्क इज 1। सो कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। तो आई होप क्लियर हो गया है। वो जो क्वेश्चन हम कराए थे उसमें प्रॉब्लम आया था, स्टूडेंट का कमेंट आया था, इसलिए हम ये फिर से करा दिए, ओके। सो चलिए फिर देखते हैं जो क्वेश्चन है मेजरमेंट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेजरमेंट का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रीपिंग इज द टर्म रिलेटेड टू डैश इंस्ट्रूमेंट।
सो क्रीपिंग एक टर्म होता है मेजरमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में, ठीक है। तो क्रीपिंग जो टर्म है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से रिलेट है? ऑप्शन है डायनामोमीटर टाइप, पीएमएमसी टाइप, इंडक्शन टाइप, मूविंग आयरन टाइप। तो जनरली जो ये क्रीपिंग एरर होता है, क्रीपिंग एरर होता है आपका जो एनर्जी मीटर में, इट मीन्स इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में ये एरर होता है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके पीछे जो रीजन है हम थोड़ा सा बता दे रहे। जो हम लोग पहले एनर्जी मीटर यूज करते थे वो था आपका एनालॉग, अभी फिलहाल डिजिटल हो गया है, ठीक है। तो पहले जो मीटर यूज करते थे आप लोग शायद देखे होंगे, तो मीटर में क्या था, अंदर में क्या था, एक व्हील रहता था जो ऐसे घूमता था धीरे धीरे। जैसे आपका लोड होगा उस अकॉर्डिंग उसका स्पीड इंक्रीज होता था, लोड इंक्रीज होता था तो जो आपका व्हील है उसका स्पीड भी इंक्रीज होता था, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता था, उसमें एक क्रीपिंग एरर किस लिए होता था? देखिए यहाँ पर एक चीज हम बता दे रहे हैं, क्रीपिंग एरर में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम डिस्क बोले हम या तो व्हील जो भी बोलेंगे आप, तो वो एल्यूमिनियम डिस्क क्या होता था, अगर जब आपका कंटिन्यू वोल्टेज सप्लाई होता था प्रेशर कॉइल में, तब जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो धीरे धीरे रोटेट करता था। लेकिन तब आपका करंट कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो होता था, करंट मतलब लोड नहीं है, तभी भी आपका जो धीरे धीरे घूमता रहता था, वो जो एरर है, वो जो अगर घूमता धीरे धीरे घूमेगा तो क्या होगा, आपका जो रीडिंग है वो तो थोड़ा थोड़ा लेगा ही रीडिंग, तो आपका जो रीडिंग है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो वो जो घूमता था लेकिन विदाउट लोड, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तभी भी वो घूमता था, वो जो एरर होता था उसको कहा जाता है क्रीपिंग एरर। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देते हैं आप लोग, देखिएगा होता है थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लोग एकदम पुराना जो मीटर है ना लोग, जिसमें एल्यूमिनियम डिस्क यूज किया जाता था, उस मीटर में अगर आप लोग देखिएगा ऐसे तो नंबर लिखा हुआ रहता है 4 नंबर, फिर जो लास्ट में जो नंबर आपका चेंज होता है 0 1 2 3 ऐसे करके जो नंबर चेंज होता है, उसमें अगर मानिए अगर 4 दिन के लिए आप लोग घर में नहीं है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर 3 था, तो उसमें अगर मतलब 4 हो सकता था, ठीक है, मतलब 4 भी बीच बीच में ऐसे आप लोग देख सकते थे कि हाँ 4 भी रीडिंग हो चुका है। तो वो किसके कारण होता है, वो जो क्रीपिंग एरर होता है उसके कारण होता है। और ये एरर को ओवरकम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए क्या, जो डिस्क है उसमें मैग्नेट भी लगाया जाता था या तो होल भी किया जाता है, ठीक है। तो ये दो आपका मतलब ये जो कॉम्पेंसेशन है इसको नेग्लेक्ट करने के लिए ये दो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्रीपिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज, ये सब क्वेश्चन आता है एंड 100% आएगा सब एग्जाम में, ठीक है। तो मेजरमेंट का ये सब क्वेश्चन में तो मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, तो न्यूमेरिकल भी हम करा देंगे। तो देखिए चलिए, कौन सा डैम्पिंग में यूज़ किया जाता है, मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैम्पिंग यूज़ किया जाता है, जो एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट, ग्रेविटी फ्रिक्शन। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। और मूविंग कॉयल जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज़ किया जाता है ईडी करंट डैम्पिंग, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ किया जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर में। क्लियर? सो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ यूनिफॉर्म स्केल। इसमें से इलेक्ट्रोडायनामिक, मूविंग आयरन, पीएमएमसी, डायनामोमीटर, ये चार में से किसका यूनिफॉर्म स्केल है? तो यूनिफॉर्म स्केल है आपका पीएमएमसी, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का है यूनिफॉर्म स्केल। तो पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मूविंग कॉइल भी कहा जाता है, एमआई नहीं, ठीक है। ये क्या करता है, ओनली डीसी मेजर करता है, लेकिन ये एमआई आपका एसी एंड डीसी बोथ, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं। टू कॉइल्स आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, ठीक है। दो कॉइल जो है मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, प्रोवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इज, के क्या होता है आपका यहाँ पर, अगर दो कॉइल मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है तो के का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, के क्या है, के है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इज लेस देन और इक्वल टू 1, इज लेस देन 1, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देखिए। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, बाकी जो 3-4 इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे आप लोगों का और 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो देखिए पहले तो ये फॉर्मूला से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, के इक्वल्स टू एम अपॉन रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2। के क्या है आपका, अभी हम बोले कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड L1 एंड L2 क्या है, वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस। सो देखिए यहाँ पर के का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो क्या कंडीशन रहता है, के का वैल्यू अगर 1 रहता है तो क्या कंडीशन रहता है, के का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.5 रहता है तो क्या रहता है, एंड के का वैल्यू अगर लेस देन 0.5 रहता है तो क्या कंडीशन रहता है। तो ये 4 कंडीशन आप लोग कॉपी में लिख लीजिए,
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए के इज इक्वल टू 0 जब होता है तब क्या होता है, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, ठीक है। दूसरा के इक्वल टू 1 क्या होता है, मैग्नेटिकली, नहीं लिख रहे हम, मैग्नेटिकली टाइटली कपेल्ड, ये सब कंडीशन आता है, ठीक है। जब ग्रेटर देन होता है तब आपका होता है टाइटली कपेल्ड, और लेस देन होता है तब आपका होता है लूजली कपेल्ड, ठीक है। तो ये देखिए 4 कंडीशन आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। क्या बोला है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में बोला था टू कॉइल्स आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, तो मैग्नेटिकली आइसोलेटेड अगर होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, क्या के का वैल्यू यहाँ पर होगा आपका 0, तो कौन सा आंसर होगा, के इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब देख लीजिए, बीच बीच में ऐसे भी आएगा तो के का वैल्यू क्या होगा जब आपका मैग्नेटिकली टाइटली कपल, या तो आइडियली कपल भी बोला जाता है इसको, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आइडियली कपल्ड, आइडियली कपल्ड, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन रहेगा तो टाइटली, लेस देन रहेगा तो लूजली। ऐसे भी आ सकता है कि के ग्रेटर देन 1/2, ये मतलब ही है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इन इनपुट। ये एक डेफिनेशन है, किसको कहा जाता है कि चेंज इन आउटपुट टू द, किसका डेफिनेशन है, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, प्रिसिशन। इसमें दिक्कत होता है, स्टूडेंट क्या करता है स्टूडेंट करता है रिजोल्यूशन में आंसर देके आ जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा क्या, रिजोल्यूशन नहीं, सेंसिटिविटी इसका आंसर होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इन इनपुट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर ऐसा भी देता है सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1/करंट या तो 1/एम्पियर, इससे भी कुछ न्यूमेरिकल देता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका, विंड ब्रिज इज यूज टू मेजर। यहाँ पर फिर एक ट्रिक हम दे देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक, फिर हम शॉर्ट्स वीडियो में दे देते हैं। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम शॉर्ट्स वीडियो में दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों का ही हेल्प होगा। जब हम लोग एग्जाम से पहले देखेंगे तो ये इतना बड़ा 20, 25, 30 मिनट का वीडियो आप लोग खोल के नहीं देखेंगे, उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट्स से आप लोग कॉपी में लिख लेते हैं तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। अगर नहीं लिखते हैं कि याद रहता है कि हाँ भैया का ये शॉर्ट्स दिए थे भैया, तो जाके आप लोग फटाक से ज़्यादा 50 से 60 सेकंड का, 50 से 60 सेकंड का शॉर्ट होता है, जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसीलिए ये सब हम शॉर्ट्स में दे देंगे और विथ ट्रिक्स। जैसे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जैसे आप केबल का इंसुलेशन क्या होता है, जैसे IMBAS मतलब इंसुलेशन, फिर मेटालिक सीट, बेडिंग, आर्मरिंग, फिर क्या होता है नहीं होता, सब हम डिटेल्स दे दिए थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, विंड्स ब्रिज इज यूज टू मेजर पावर, एनर्जी, फेज एंगल एंड फ्रीक्वेंसी। तो विंड्स ब्रिज आपका मेजर किया जाता है, क्या मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी। एक चीज हम यहाँ पर लिख दे रहे, कैसे आप लोग याद रखिएगा, WIEN विंड ब्रिज, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होता है, 2πf, आई होप पता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। तो W से विन होता है, तो W क्या मेजर करता है, F। दिस इज द ट्रिक, ये ट्रिक है याद रखने का, बाकी का ट्रिक हम दे देंगे, नो प्रॉब्लम। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए जीरो सेंटर्ड वोल्टमीटर हैज ए स्केल फ्रॉम -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट, देन द स्पैन ऑफ इट इज। अगर जीरो सेंटर वोल्टमीटर का एक स्केल का रेंज क्या बोला है, -5 से लेकर +5 तक, तो इसका स्पेन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब एग्जाम देने जाएंगे, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन में बैठा रहेंगे तब आपका दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 2 आंसर आप लोगों को अगर प्रॉपरली नहीं पता है क्या होता है, तो 2 आंसर आपका यहाँ पर आएगा, -5 +5 काट देंगे तो 0, या तो 5 -5 मतलब 5 + 5 10, तो कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे, तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोले, स्पेन ऑफ इट इज, तो स्पेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्केल वैल्यू, माइनस मिनिमम स्केल वैल्यू, बस मिनिमम स्केल वैल्यू, ये आप लोग याद रखिए बस। -5 +5 जो भी दिया हुआ रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, -5 और +5, तो कौन मैक्सिमम है, +5 मैक्सिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है, -5। देखिए माइनस ऑफ -5, इसीलिए हम बोले कि 10 होगा, 5 फिर माइनस माइनस क्या होगा, +5, इट मीन्स 10 वोल्ट। आई होप क्लियर। सो कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ये बताएंगे मेजरमेंट का, ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी में जरूर लिखिए और स्टार मार्क्स करके रख दीजिए। किसी ना किसी एग्जाम में जितना आप जेई इन फ्यूचर जेई के जितना भी या तो एई का जेई जितना भी एग्जाम देंगे उसमें आएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज ऑपरेटिंग ऑन 200 वोल्ट 50 आवर सप्लाई विथ ए लोड ऑफ 10 एम्पियर फॉर 2 आवर्स 0.8 पावर फैक्टर। क्या बोला है, एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर, जो एनर्जी मीटर हम लोग यूज़ करते हैं फिलहाल डिजिटल, जो पहले हम लोग यूज़ करते थे क्या, एनालॉग, ठीक है। ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर ऑपरेटिंग कर रहा है 200 वोल्ट में 50 हर्ट्ज, ठीक है, वो इंडियन फ्रीक्वेंसी है। सप्लाई विथ ए लोड कितना है 10 एम्पियर, पावर फैक्टर कितना है 0.8। सो द मीटर टेक्स 1800 रिवोल्यूशन इन दैट पीरियड। ये पीरियड में क्या मीटर रिवोल्यूशन कितना कर रहा है 1800 1800 बार, तो मीटर कांस्टेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देखे थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, तो क्या करेंगे आप लोग, एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे, छोटा सा एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, आराम से हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पर, द मीटर कांस्टेंट। सो मीटर कांस्टेंट ऐसे याद रखिए, के से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू क्या होगा एन अपॉन पी इंटू टी। ये आप लोग फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बस देखिएगा एग्जाम में जाके हो जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखे थोड़ा डर लग सकता है, बस यहाँ पर देखिएगा कि मीटर कांस्टेंट दिया है के इक्वल्स टू एन अपॉन पी इंटू टी। एन क्या है, पी क्या है, टी क्या है। एन है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, पी है कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टी है कितना टाइम से लेकर। सिंपल, देखिए कैसे हम बैठा दे रहे हैं, कितना आराम से हो जाएगा। पी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कैसे निकालेंगे, पी इक्वल्स टू, आप बोलेंगे कि भैया तो पी का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो पी का वैल्यू नहीं दिया है तो क्या हुआ, बाकी तो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वी आई कॉस फाई एक्टिव पावर, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज देख लीजिए यहाँ पर दिया है 200, करंट यहाँ पर देखिए कितना लोड बोला था 10 एम्पियर, एंड कॉस फाई कितना है 0.8। तो ये आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आराम से इंटू 8 अपॉन 10, सो कितना आया 1600, पी इक्वल्स टू 1600। बस एन दिया है, टाइम भी दिया है, टाइम कितना टाइम से चल रहा है यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा से चल रहा है, आराम से निकाल देंगे। के इक्वल्स टू क्या होगा 1800 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 2, बस 0 0 गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर कितना आया 9/16। तो इसको कैलकुलेशन करके डायरेक्टली अगर हम लोग किलोवाट आवर में कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 5, देखिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 562.5 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, लेकिन ये वाट आवर में था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ में कैलकुलेशन कर देते तो कितना आता है 3200, ठीक है, नीचे मेरा आ जाता है 3200। इसको हम लोग किलोवाट में कर लेंगे तो क्या आएगा 3.2 किलोवाट, 3.2 किलोवाट आवर। सो ये 3.2 किलोवाट आवर जो नीचे आया था, फिर 1800 को हम लोग 3.2 किलोवाट आवर से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोले देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्ट मीटर शोन इन द सर्किट रीड। तो ये जो एक सर्किट आप लोग देख रहे हैं इसमें वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज रीड कर रहा है, तो वोल्ट मीटर क्या यहाँ पर दिया है एक बार देख लीजिए, ये जो वोल्ट मीटर है कितना वोल्टेज रीड कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस के एक्रॉस, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, है तो मेजरमेंट का ही क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली वे में जाएंगे, अगर एग्जाम में देखिएगा तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में डिवाइड वोल्टेज भी सेम रहेगा, तो 24 वोल्ट है, क्योंकि ये सीरीज है। अगर पैरेलल होता तो हम कल बताए थे, मतलब पिछला जो वीडियो में बताया था, अगर पैरेलल होता तो दोनों में 24 वोल्ट हो जाता। दोनों में अगर इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज में है तो रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए 24 वोल्ट दोनों में सेम सेम डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। सो 12 वोल्ट, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। लेकिन अगर प्रॉपरली वे में जाएंगे तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो ये अगर हम लोग मान लेते हैं R1 क्या है आपका 250 मेगा ओम, और R2 भी है आपका 250 मेगा ओम। तो इसके अक्रॉस क्या लगाना है, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अगर लगाएंगे, और यहाँ पर R1 इक्वल्स टू R2 है, दो मेथड से आप लोग कर सकते हैं, मतलब सेम है लेकिन कैलकुलेशन दोनों टाइप में है, तो हम दोनों ही दिखा दे रहे हैं। अगर क्या निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला तो वोल्टेज डिवीजन रूल हम लगा दे रहे। कैलकुलेशन 1, पहला कैलकुलेशन देख लीजिए क्या होगा, क्या निकालना है यहाँ पर, ये V2 मतलब इसके अक्रॉस मेरा वोल्टेज निकालना है। तो क्या देखिए टोटल वोल्टेज है मेरा 24 इंटू क्या होगा, इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब R2 अपॉन
R1 प्लस R2 क्या करेंगे 24 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 250 और R1 प्लस R2 करेंगे तो 500। तो 250 2 ज़ा 500, 2 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 वोल्ट मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेशन 1। कैलकुलेशन 2 क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, यहाँ तक सेम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, R1 इक्वल टू R2 है, यहाँ पर हम कंडीशन बता दिया क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सेम 24 इंटू R2 अपॉन R1 के जगह हम लोग R2 बैठा देंगे। बस ये जस्ट मेथड सेम है लेकिन कैलकुलेशन का फर्क है। यहाँ पर हम बैठा के कर लिए, 3 टाइप से हम बता दिए। डायरेक्टली हम यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस सेम था इसीलिए 12 वोल्ट हम बोल दिए। दूसरा यहाँ पर इस टाइप का कैलकुलेशन हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पर 24 इंटू क्या करेंगे R2 अपॉन 2R2, R2 प्लस R2 2R2, तो R2 गया तो 24 अपॉन 2 इट मीन्स 12 वोल्ट। एक्चुअली सेम है, यहाँ पर हम जस्ट वैल्यू बैठा दिए, यहाँ पर वैल्यू नहीं बैठा है। बस सबसे ये दोनों से भी, ये दोनों नहीं एक ही मान लेते हैं इसको, ये दोनों से भी ये इजी है कि दोनों में सेम है, तो मेरा 12 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन। अगर कैसे लगा क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो तीनों टॉपिक हम कर लिए, तीनों, एक में मशीन किए, एक में हम लोग किए आज तो हम लोग किए मेजरमेंट, और एक में किए बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसके बाद हम लोग कर लेंगे पावर सिस्टम का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इजी होता है। और कुछ दिन बाद, कुछ टाइम के बाद हम थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ वीडियो का लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो में क्या इंटरेस्ट भी होता है, जितना भी क्वेश्चन कराता है विथ कॉन्सेप्ट मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और इतना और आगे भी और अच्छा क्लास पाने के लिए जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू प्रिपरेशन के साथ रिविजन करना जरूरत है। ठीक है, रिविजन करना जरूरत है। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम बता देंगे कि कैसा दिक्कत हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब किसका क्या दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।